हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। मानसून आ चुका है, बरसात गिर रही है और इसमें जो सबसे ज़्यादा धोखा है स्ट्रक्चर्स को ड्यू टू रेन्स। जहाँ पे वाटर प्रूफिंग लीकेज होगा, जहाँ पे प्लास्टर डैमेज होगा, जहाँ पे पानी आने की जगह कहीं पे होगी, ओपनिंग्स होंगी, तो सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन या स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले कर चुका है, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा ये है कि स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान है हमारा मतलब जो बिल्डिंग के ओनर से, जो बिल्डिंग के लोग हैं, वो कई लोगों ने पूछा मुझे कि आप एक वीडियो इस पर बताइए कि नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान है। देखिए, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो चालू होती है वो अंडर सेक्शन 265 ऑफ MM एक्ट बोलते हैं, महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, जिसके तहत ये कवर होता है। 265 में ऐसा है कि बिल्डिंग को पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करना चाहिए। आफ्टर एवरी 30 ईयर्स आपको चेक करना है। 30 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स, उसके बाद 3 ईयर्स के इंटरवल पे चेक करना है। अब 265 के तहत आपको नोटिस भी आ सकती है, और नोटिस आने के बाद उसके अंदर में ये रहेगा कि भाई इफ़ यू आर नॉट डूइंग दी स्ट्रक्चर ऑडिट तो आपको 25,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। वो क्लॉज अगर आप सुपरसीड करते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा कि योर स्ट्रक्चर इज़ अंडर डिलापिडेटेड कंडीशन। आपका स्ट्रक्चर जो है, आपकी इमारत जो है धोखादायक में डाल दी गई है। तो धोखादायक में डालने के बाद क्या होगा, वो नोटिस आएगा अंडर 264, जिसके अंदर आपको बोलेंगे खाली करो, आपका पावर कट करेंगे, आपका पानी कट करेंगे, मतलब नॉन हैबिटेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा बताया जाएगा। तो वो स्टेज आने नहीं देना चाहिए। उसके पहले क्या है कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो वी गो फॉर द डॉक्टर, हम डॉक्टरों को चेक कराते हैं कि भाई हमारी बीमारी क्या, देखो एक्सरेज निकालो, CT स्कैन करो, ब्लड चेक करो, जो भी सिस्टम है। CT स्कैन के बाद और फर्दर चेकअप को जाओ। इसी तरीके से बिल्डिंग की भी जो है ना एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ज़रूरी है। और 30 साल के बाद तो गवर्नमेंट ने कंपल्सन किया हुआ हेल्थ चेकअप का, तो आपको हेल्थ चेकअप के हिसाब से उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जो उसके इंजीनियर्स हैं, जो उस काम में महारत रखते हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनसे आपको बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करवाना चाहिए। उसमें आपका ही फ़ायदा है। एक नुकसान आपका दिखता है, मॉनिटरिंग नुकसान है कि आपका पैसा लगेगा, आपकी फ़ीस लगेगी। जो इक्विपमेंट्स के साथ आएंगे वो लोग अपना काम करेंगे, उसका चार्ज लेंगे। लेकिन आपका फ़ायदा ये कि आप एटलीस्ट आपकी बिल्डिंग खड़ी कहाँ है। अगर कॉरपोरेशन ने बोला है कि आप इंस्पेक्शन कराओ तो क्यों बोला है, या कॉरपोरेशन ने वेक तो ऐसा कोई बात बोलेगी नहीं। उनके इंजीनियर्स हैं, उनके लोग देखते हैं बिल्डिंग को, तब नोटिस देते हैं। तो नोटिस आने के बाद अब अगर इंस्पेक्शन करवाएंगे, इंजीनियर जो कि आपका अपॉइंटेड आदमी रहेगा, मगर एक अच्छा इंजीनियर जो है वो आपकी बिल्डिंग की हेल्थ के ताल्लुक से आपको सही चीज़ें बताएगा, उसके रिपेयर के ताल्लुक से सही चीज़ें बताएगा। ये बताएगा कि इसमें अर्जेंट करना क्या है, सपोर्ट कहाँ लगाना है, किस चीज़ को पहले रिपेयर करना है, यह चीज़ इतनी डेंजर नहीं है, या बिल्डिंग खाली भी कर देना, ऐसा भी हो सकता है। या बिल्कुल नहीं समझे कि हम अपने इंजीनियर को बुलाएंगे, हमको खाली करा देगा। आपकी सेफ्टी, आपकी ज़िंदगी की मतलब इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जा सकता है कि बिल्डिंग खाली कर दो, रिपेयर होने के बाद आना रहने के लिए। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्डिंग आपका ही इंजीनियर आपकी फ़ीस लेकर के आपसे कहेगा कि आप लोग इसमें रहो मत, डिलापिडेटेड है, C1 क्लास में आ जाएगी। उसी जो कैटेगरी है ना गवर्नमेंट ने बनाई है, आपको बता दें, C1 मतलब उसको रिपेयर नहीं किया जैसे तो उसको तोड़ना ही तोड़ना है, उसकी जगह नया बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। और C2 में 2 कैटेगरी दी है, C2A और C2B। C2A कैसा है कि उसमें आपको रिपेयर करने का परमिशन मिलेगा, बना सकते हैं, बट कुछ पार्ट्स को वैकेट करके या कंप्लीट बिल्डिंग वैकेट करके, आपको उसमें रहना नहीं है। हो सकता होता है ऐसी कुछ बातें हों जो गिरने पड़ने का डर हो, बिल्डिंग टूटने का कुछ खदशा हो, तो इंजीनियर डिसाइड करेंगे कि C2A में बिल्डिंग अगर है तो आपको वहाँ रहते हुए कुछ पोर्शन खाली करके या पूरी बिल्डिंग खाली करके काम करना है, रिपेयर कराना है। उसके बाद C2B कैटेगरी है। C2B कैटेगरी कैसी है कि मैं अपने रूम में रह के, अपनी जगह पर रह करके रिपेयर करवा सकता हूँ। उसमें नॉर्मली C2B कैटेगरी में अगर बिल्डिंग आ गई तो इट मीन्स डेंजरस तो होगी, मगर इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है कि मतलब बिल्डिंग गिर जाएगी या वो उससे आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। आप उस बिल्डिंग में रहते हुए बिल्डिंग को रिपेयर करवा सकते हैं। और एक कैटेगरी बनाई है C3। C3 में क्या होगा कि बिल्डिंग को नॉमिनल रिपेयर है, मतलब अगर C3 का सर्टिफाइड बिल्डिंग है
मतलब फिर उसमें या तो आपका प्लास्टर लीकेज होगा, प्लास्टर टूटा होगा, वाटरप्रूफ में नॉर्मल लीकेज होगा, कहीं डैम्पनेस होगी, कुछ पार्ट्स टूटे होंगे, और या ब्रिक वर्क में कुछ काम होगा, नीचे प्लिंथ में कुछ काम होगा। तो नॉमिनल रिपेयर्स की बिल्डिंग को C3 देते हैं। नॉमिनल रिपेयर्स के बाद जो ऊँची ज़्यादा काम रहता है उसको C2 भी देते हैं, और जिसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स दिखते हैं, ज़्यादा डेंजर दिखता है, उसको C2A देते हैं। और एक चीज़ और होती है कि C1 क्यों देते हैं, बिल्डिंग C1 कैटेगरी में क्यों देते हैं। अभी C1 बिल्डिंग देने से पहले हम उसको एनालिसिस करते हैं कि यार ये काम बनाया जाएगा तो और कितना साल चलेगा। ऑलरेडी बिल्डिंग ने इतनी लाइफ अपनी गुजार चुकी है, और कितना साल चलेगा, वो बनाने के लिए खर्चा क्या होगा। अच्छा, बनाने के बाद समझो जो उसकी लाइफ मिलेगी, उसका खर्चा, वो सब कंपेयर करके उसके बजाय हम अगर नया बनाए तो अच्छा रहेगा। तो नया बनाने में क्या खर्चा होगा, उसके कंपैरिजन में अगर 50% का भी डिफरेंस दिखता है तो ऑलवेज प्रीफरेबल है कि नई बिल्डिंग बनाई जाए, नया स्ट्रक्चर बनाया जाए। बहरहाल स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद आप कंप्लीट मालूमात मिल सकती है आपको कि हमारी बिल्डिंग में क्या काम है और कौन सा काम अर्जेंट कराना है। नॉर्मली क्या होता है, सोसाइटी रहती है, सोसाइटी में लोग क्या देखते हैं कि भाई सेक्रेटरी, चेयरमैन ये अपना तय करेंगे, बात करेंगे, और ये लोग को ऐसा कुछ काम नहीं है, पॉकेट में बिल्डिंग के पीछे लगे हैं। लेकिन जब कॉरपोरेशन की नोटिस आ जाती है या किसी अथॉरिटी की नोटिस आ जाती है टू गेट द बिल्डिंग इंस्पेक्टेड बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर, तब आपको एक्ट करना है। अदरवाइज़ आप कैसा रहेगा कि जो बोलते हैं ना कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप बेफिक्र है कि मैं भी तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, ऐसी बिल्डिंग ख़राब हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, और आप समझ रहे बिल्डिंग को कुछ हुआ नहीं है। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि बिल्डिंग को क्या हुआ है। प्रॉपर वे में डॉक्टर से चेकअप कराना अपनी हेल्थ के लिए हम जाते हैं, वैसे बिल्डिंग का चेकअप कराना ज़रूरी है। तो मेरा मानना है और मेरा बोलना भी ये है कि मानसून आ रहा है, लेट अस होप कि ये मानसून बिना किसी डैमेज के अच्छे ढंग से लोगों को बारिश का मतलब बारिश की समृद्धि दे के जावे, ऐसी मेरी उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं होता है और आप धोखे में रहते हैं तो बरसात में कभी कभी ध्यान रखिए, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लोनार टाइडल वेव्स की आपने बात सुनी होगी, लोनार टाइडल वेव्स का जब वेरिएशन होता है तो अर्दन क्रस्ट के अंदर में मोमेंट होता है, उसमें वीक स्ट्रक्चर जो हैं उनके डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है। मैं नहीं बोलता कि गिर जाएंगे, उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एनालिसिस कौन करेगा, इंजीनियर करेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स करेंगे। तो मैं नॉट ओनली इस हिसाब से कि एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपसे बात कर रहा हूँ, एक आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी बता रहा हूँ कि बिल्डिंग का गिरना, बिल्डिंग का डैमेज होना या बिल्डिंग के एक्सीडेंट्स एक आदमी की जान नहीं लेते। फैमिली, पूरी बिल्डिंग के लोग, कई जगह अभी हमारे यहाँ भिवंडी में हुआ था जिलानी बिल्डिंग का हादसा, उसमें 42 लाशें निकाली गई थी। तो अब जब हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम लोग समझाते हैं तो वो लोग उसको लाइट लेते हैं, उसको समझते हैं कि भाई इंजीनियर है, डरा रहे हैं करके, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर की एक केस अगर फेल हो जाए तो उसका एक पेशेंट नहीं मरता है, लेकिन इंजीनियर की कैटेगरी में अगर आप स्ट्रक्चर ऑडिट के केस में देखें तो हमको बहुत रिस्क रहता है। और हमारी एडवाइस को आपको बहुत ही सीरियस इशू समझ के लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इंजीनियर नहीं चाहेगा कि उसके बनाए, उसका देखा हुआ बिल्डिंग या उसके अंडर सुपरविजन काम चलता हुआ काम बिल्डिंग गिरे या ख़राब हो। तो एक फेथ रखिए आपको कि गुड क्वालिटी वर्क के वास्ते अच्छे लोगों से टच में रहिए, अच्छे इंजीनियर से बात करिए। और कोई अगर ऐसी मालूमात के हिसाब से और कुछ मालूमात चाहिए होगी तो यू कैन राइट डाउन टू मी। थैंक यू वेरी मच।